हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर द नीट प्रिपरेशन दी बायो वर्ल्ड। हम लोग बात कर रहे थे एक नए चैप्टर के बारे में। यूनिट नंबर 1 का ये सबसे पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम आपको पता है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का नाम है। हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक वीडियो कंप्लीट कर लिया हुआ है और उस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक दैट इज द प्रॉपर्टी और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं। यस सर, इस पर्टिकुलर चैप्टर में उस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ग्रोथ एज अ प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिज्म एज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आगे की प्रॉपर्टी हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 का नाम है रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? तो चलो, हम लोग एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश की थी एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि हम लाइफ को डिफाइन कर सके एंड दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग लाइफ को डिफाइन ना करके हम लाइफ को कैरेक्टराइज करेंगे। और उस कैरेक्टरिस्टिक के प्रोसेस में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी था वो है सेलुलर स्ट्रक्चर या प्रोटोप्लाज्म का पाया जाने वाला। दूसरी प्रॉपर्टी थी ग्रोथ और तीसरी प्रॉपर्टी थी मेटाबॉलिज्म। और अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पे मूव ऑन कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन एज ए प्रॉपर्टी सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी भी सीखेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्या लिविंग होने के लिए आपको रिप्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या ये एसेंशियल है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें वन ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म दे जाता है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर टाइप। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। It is the formation of new individual of similar kind के न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करना, ये बेसिक डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन का। आपने तो सुना होगा लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यस सर, तो ये बात को हम लिख लेते हैं, मेंशन कर देते हैं। लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इस बारे में आपने सुना ही होगा कि आप आए हैं इस दुनिया में बिकॉज ऑफ पेरेंट्स और पेरेंट्स आए हैं बिकॉज ऑफ उनके पेरेंट्स। यस सर, हर एक ऑर्गेनिज्म जो इस पर्टिकुलर पृथ्वी पे आता है वो उनके पेरेंट्स से डेवलप होता है। यस सर, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो क्या रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है? क्या रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए जरूरी है, एसेंशियल है? तो इसका जवाब होगा एब्सोल्युटली नो। रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। रिप्रोडक्शन एक्चुअली में जरूरी है ताकि हमारे स्पीसीज, हमारा जनरेशन कंटिन्यू हो सके, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो हम लिखेंगे रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर द परपेचुएशन ऑफ द लाइफ। परपेचुएशन का मतलब होता है कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। रिप्रोडक्शन इज नॉट essential for life but it is required
It is required for perpetuation का मतलब होता है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ को कंटिन्यू होने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं कि दुनिया में कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो बेसिकली और ग्राउंड लेवल पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज कॉल्ड सेक्सुअल एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये जो रिप्रोडक्शन होता है इसके टाइप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको यह समझना होगा नंबर 5 पॉइंट कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर है? हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग पढ़ रहे हैं। तो क्या रिप्रोडक्शन लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, और इसको समझने के लिए आपको दोनों ही टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर करना पड़ेगा। तो ये जो रिप्रोडक्शन जो फिनोमिनॉन होती है, इस रिप्रोडक्शन फिनोमिनॉन को हम बाय पेरेंटल, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है। इट इज अ बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन। बाय का मतलब होता है टू, पेरेंट का मतलब होता है पेरेंट। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन कहलाता है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द गैमेट। आपको मालूम है मेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस द मेल गैमेट एंड द फीमेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को हम लोग ओवा बोलते हैं। दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा और जायगोट से नया ऑफस्प्रिंग भी फॉर्म होगा। सो ये बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन है। इसमें गैमेट फॉर्म होते हैं एंड गैमेट फ्यूज्ड भी होते हैं एंड दे विल फॉर्म जायगोट। वो जायगोट भी फॉर्म करते हैं और इसी पर्टिकुलर जायगोट से न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग इस पर्टिकुलर प्रोसेस से, जायगोट से डेवलप होने के बाद बनते हैं। तो नया ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है नया जनरेशन, नया बर्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो सबसे पहला ग्राउंड लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि बाइनरी फिशन कहां पे होता है। इट कैन टेक्स प्लेस इन अमीबा, ये अमीबा में होता है। इट कैन ऑल्सो अकर इन बैक्टीरिया में भी ये हो सकता है। यस सर। सो आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, हम लोग टाइप ऑफ बाइनरी फिशन यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में आपको एक नया ही यूनिट दिया हुआ है जो यूनिट नंबर 6 है, उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे जस्ट हम नाम और उनके एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें आपने बचपन में अपने 10th में या अपने 9th स्टैंडर्ड में बचपन में आपने जरूर सीखा होगा, उसी को हम रिकैप करेंगे। बाइनरी फिशन है, उसके बाद मल्टीपल फिशन है। मल्टीपल फिशन किसमें होता है? मल्टीपल फिशन भी अमीबा में होता है। देन आपने सी नाम सुना होगा बडिंग के बारे में। बडिंग कहां पे होता है? ये रहा मल्टीपल फिशन, ये रहा बडिंग। बडिंग पाया जाता है ईस्ट में और हाइड्रा में, आपने जरूर ये सुना होगा एग्जाम्पल। सो हम यहां पे लिखते हैं हाइड्रा
एंड हम यहां पे लिखते हैं ईस्ट। क्लियर है? सी के बाद डी में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कहां पे होता है? देयर आर मिलियन ऑफ स्पोर्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्स। कितने मिलियन ऑफ स्पोर बनते हैं इन द मैकेनिज्म कॉल्ड एज ए स्पोर फॉर्मेशन, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो ये कहां पे बनता है? मिलियन ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन फंगाई। मिलियन ऑफ स्पोर्स फॉर्म इन फंगाई। यस सर। डी के बाद हम लोग बात करते हैं ई के बारे में। हम लोग यहां से सीधा यहां पे आ गए हैं। ई के बारे में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? ई के बारे में देयर इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी एक रिप्रोडक्शन है। फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये कहां पे होता है? ये कुछ फंगाई में होता है। एग्जाम्पल, कुछ फंगाई में होता है, कुछ अलगे में होता है। ऐसे अलगे जिनकी बॉडी फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस मतलब जिनकी बॉडी लंबाई में होती है, लेंथ वाइज होती है, लंबी होती है, लॉन्ग होती है। सो आई राइट हियर filamentous algae is another example. Then there is a protonema of moss. Protonema of mosses. आप सभी को समझ में आना चाहिए कि मॉसिस क्या है? ये ब्रायोफाइटा है। आपने सुना होगा कि प्लांट किंगडम को हमने अलगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो मॉस होता है वो एक ब्रायोफाइटा है। और इसको हम प्लांट किंगडम के चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल आप लिख लीजिए कि प्रोटोनेमा ऑफ मॉस एक ब्रायोफाइटा है। प्रोटोनेमा ऑफ मॉस के बारे में हम डिटेल में प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे। देन ई के बाद आता है नेक्स्ट एग्जांपल कॉल्ड एज अ रीजनरेशन। जब हम लोग रीजनरेशन के बारे में बात करते हैं तो रीजनरेशन प्लानेरिया में पाया जाता है। एग्जाम्पल प्लानेरिया। तो आई थिंक ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं। अब हमको ये सवाल पूछना है, क्या ये जो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, क्या ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? उससे पहले आप एक पॉइंट और समझ लीजिए कि कभी भी ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे अमीबा होता है, जैसे बैक्टीरिया होता है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो हमेशा और हमेशा इनके लिए इनका जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो इनका ग्रोथ होगा, और जब भी इनका ग्रोथ होगा तो इनका रिप्रोडक्शन होगा। इस बात को मैंने ग्रोथ की प्रॉपर्टी जब मैंने एक्सप्लेन की थी वीडियो नंबर 1 में, तो मैंने ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है कि कभी भी अगर एक अमीबा होगा, जैसे उसने बाइनरी फिशन करके 2 अमीबा बनाया, तो हमको लगा कि उसने रिप्रोडक्शन किया, बट वही रिप्रोडक्शन उसका ग्रोथ भी है। तो बैक्टीरिया के लिए या अमीबा के लिए उसका ग्रोथ, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है दोनों सिमिलर होते हैं। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखता हूं और देन आगे हम लोग चर्चा करते हैं। यस सर। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, growth and reproductions are synonyms। synonyms का मतलब होता है सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। यस सर।
सिमिलर होना समझते हैं, ग्रोथ ही, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ ही उसका रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्शन ही उसका ग्रोथ है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज टेकन। अब हम लोग सवाल पूछने जा रहे हैं कि क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? तो इसका जवाब होगा कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की या लिविंग बीइंग की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। आप सभी को पता है, आप सभी को बिल्कुल अच्छे से पता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने लाइफ में कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो ऑफस्प्रिंग नहीं दे पाते हैं, वो बच्चे नहीं दे पाते हैं। और बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग नहीं है। अगर रिप्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता जिंदा रहने के लिए, तो जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता वो इस दुनिया में देखो रह नहीं पाता। लेकिन मैं अभी अभी आपको 3 ऐसा एग्जाम्पल बताता, वो तीनों एग्जाम्पल जिंदा रह जाता, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता, लेकिन वो कभी अपने जीवन में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। एग्जाम्पल नंबर 1, लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जाम्पल नंबर 1, there are few organism who do not reproduce and उसमें से पहला एग्जाम्पल है, मैं लिखता हूं, few organism do not reproduce, do not reproduce। इसके अंदर जो पहला एग्जाम्पल है वो होता है स्टेराइल कपल। कौन से कपल्स? ह्यूमन के कपल। यस सर, कुछ ऐसे जोड़ियां होती हैं हस्बैंड और वाइफ की जिनको बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं। यस सर, स्टेराइल कपल इज द पहला एग्जांपल। तो क्या वो जिंदा नहीं है? क्या वो हमारे समाज में नहीं रहते हैं? तो वो जरूर रहते हैं। तो स्टेराइल कपल कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, वो इनफर्टाइल कहलाता, लेकिन वो जिंदा होता है, जिंदा रहता है। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग बात करेंगे वर्कर हनी बी। वर्कर हनी बी, वर्कर हनी बी। ये जो वर्कर हनी बी होता है ना, वर्कर हनी बी, ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि ये हमेशा स्टेराइल रहता है। स्टेराइल होने का मतलब होता है इनफर्टाइल होना। आप ये मीनिंग लिख लो, स्टेराइल मीन्स इनफर्टाइल, इनफर्टाइल। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल बताने वाला हूं। एग्जाम्पल नंबर ये 1 हो गया, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2, और अब हम लोग जा रहे हैं बात करने एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में, और वो है मूल। कौन है? मूल। क्या आपको पता है व्हाट एग्जैक्टली इज द मूल? तो मूल के बारे में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन समझने की कोशिश करते हैं। यस सर। तो मूल क्या होता है बच्चों? ये जो मूल होता है ना, वो एक स्टेराइल हाइब्रिड होता है। मूल एक स्टेराइल हाइब्रिड होता है। स्टेराइल हाइब्रिड होने का मतलब क्या होता है? मूल वो ऑर्गेनिज्म होता है जो डोंकी और हॉर्स के बीच में रिप्रोडक्शन होने के बाद बनता है। सो ये बनता है कैसे? 2 ऑर्गेनिज्म, वन इज कॉल्ड डोंकी, जो डोंकी मूल बनाते हैं उनको हम मेल कहते हैं, और हॉर्स यहां पे क्या रहेंगे? फीमेल रहेंगे। तो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में जब रिप्रोडक्शन होगा तो हाइब्रिड बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। और ये जो हाइब्रिड होता है ये स्टेराइल होता है। स्टेराइल वर्ड का मतलब होता है ये इनफर्टाइल रहेगा। यस सर,
इनफर्टाइल का मतलब होता है ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये जो मूल है वो जिंदा है या मुर्दा है, जिंदा है या मर गया है? तो जिंदा है ना, भले ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन ये लिविंग बीइंग, लिविंग की प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं, ये लिविंग बीइंग है या लिविंग बीइंग नहीं है? तो इसका जवाब होगा लिविंग बीइंग है। इसलिए हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। Thus या therefore reproduction is not defining property of living being. I think this particular part is very clear to you. आपको ये अच्छे से समझ में आया कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, और क्यों नहीं है बेसिकली वो भी आपको समझ में आया। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेराइल कपल, ये जो है जिनको हम बोलते हैं वर्कर हनी बी, और ये जो मूल है, ये तीन ऐसे एग्जाम्पल है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल, हमने 3 एग्जाम्पल अपने सिलेबस में लिया हुआ है। ये 3 वैसे एग्जाम्पल्स होते हैं कि वो खुद में तो जिंदा रहते हैं लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, मतलब वो लिविंग तो है लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा दिया कि रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपनी 5th प्रॉपर्टी के बारे में। 5th प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्शियसनेस। हेलो, तो अभी आपको ये पता चल गया है कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं है, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना कि नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कभी भी रेप्लिकेट या कभी भी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। मैं ये लाइन लिख देता हूं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉट ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स कैनॉट रिप्रोड्यूस। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर टू यू। यस सर। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, और इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्शियसनेस। सबसे पहला सवाल ये होगा कि कॉन्शियसनेस होता क्या है? कॉन्शियसनेस वो प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसकी मदद से ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के बारे में, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में अवेयरनेस होता है। इट इज द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। It is the awareness of surrounding and responding to external stimuli। आई थिंक ये डेफिनेशन है, पता नहीं आपको ये डेफिनेशन कितना समझा। देखिए, अगर आपके सामने फेस के ऊपर तेज हवा आती है तो आपको पता चलता है या नहीं पता चलता है? पता चलता है। यस सर। अगर आपकी आंखों में लाइट आ जाती है अचानक में तो आपको पता चलता है कि नहीं पता चलता है? आपको अवेयरनेस है अबाउट। यस सर। तो आपको सराउंडिंग के बारे में अवेयरनेस है। बरसात आ जाए तो अगर कोई सामने आपको कहीं दूर से कुछ आवाजें आ रही है तो आपको समझ सकता है। यू आर अवेयरनेस मतलब आपको सराउंडिंग में, आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है वो आपको पता चलता है। सो इट इज द अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग के बारे में अवेयरनेस रहना, और रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई वर्ड का मतलब होता है एनी चेंज इन सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एनी चेंज इन सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो इट इज
any change in surrounding of organism, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में कोई भी जो चेंजेस होते हैं, यस सर, उस चेंज को हम लोग स्टिमुलाई बोलते हैं। अब ये जो चेंज होता है वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। सो स्टिमुलस कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, यस सर। तो क्या एनिमल सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड करते हैं? यस सर। क्या किसी भी एनिमल, कोई भी जो एनिमल होता है अपने सराउंडिंग को, या आप अपने सराउंडिंग को कैसे रिसीव करते हो या कैसे परसीव करते हो या कैसे समझते हो? तो हायर एनिमल्स में हम लोग हाईएस्ट लेवल ऑफ एनिमल हैं जिसको हम इंसान कहते हैं या ह्यूमन बीइंग कहते हैं। तो हायर एनिमल्स के पास क्या होता है? दे हैव अ सेंस ऑर्गन। इनके पास सेंस ऑर्गन होता है। दे हैव अ सेंस ऑर्गन, और ये सेंस ऑर्गन किस लिए रहता है? परसीव करने के लिए या रिसीव करने के लिए, स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए, टू रिसीव, या हम रिसीव की जगह हम ज्यादा प्रोफेशनल वर्ड यूज करते हैं, परसीव। परसीव स्टिमुलस। अब ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ आई होता है, यस सर, आईज, इन द फॉर्म ऑफ ईयर होता है, इन द फॉर्म ऑफ नोज होता है। आई थिंक आप समझते हो कि आपकी जो आंखें होती है वो लाइट को रिसीव कर सकती हैं, कान जो होते हैं वो साउंड को रिसीव कर सकते हैं, नोज जो होता है वो किसी भी प्रकार की स्मेल को रिसीव कर सकते हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। क्या प्लांट भी एक्सटर्नल फैक्टर को रिस्पॉन्ड करते हैं? यस। ये जो प्लांट होता है ना वो लाइट को रिस्पॉन्ड करता है। उसके सराउंडिंग में अगर कोई पोल्यूटेंट है तो उसको भी रिस्पॉन्ड करता है। अगर किसी प्लांट के ऊपर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी पैथोजन या कोई भी बर्ड आ गया तो वो उसको भी रिस्पॉन्ड करता है। आपने टच मी नॉट प्लांट तो सुना ही होगा, छुई मुई हम इसको बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट। तो जैसे ही आप इसको टच करोगे तो वो श्रिंक हो जाता है, मतलब वो प्लांट एक्चुअल में रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। इज दैट क्लियर? तो प्लांट लाइट को भी रिस्पॉन्स करते हैं और एनिमल्स भी लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियड। Both respond to photo period. अब ये फोटो पीरियड एग्जैक्टली में होता क्या है? इट इज द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ऑर्गेनिज्म यहां पे एक्सपोज होता है। इट इज द ड्यूरेशन ऑफ लाइट द ऑर्गेनिज्म इज एक्सपोज टू। अगर आपकी बॉडी लाइट से 4 घंटे से एक्सपोज हुई थी तो आपका जो फोटो पीरियड होगा वो 4 आवर्स होगा। तो हर एक जो प्लांट्स होता है, एनिमल्स होता है, बोथ रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट ऑर्गेनिज्म इज एक्सपोज्ड टू लाइट। ऑर्गेनिज्म लाइट को एक्सपोज होता है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट ऑर्गेनिज्म इज एक्सपोज टू द लाइट। कितने समय के लिए ऑर्गेनिज्म
एक्सपोज होता है। तो आप सभी को ये समझ में आना चाहिए कि प्लांट में ये जो प्रोसेस होता है फोटो पीरियड, वो रिप्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस सर, आप सभी को मालूम है कि प्लांट लाइट से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और लाइट जो होता है ना, प्रॉपर फोटो पीरियड या प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ लाइट प्लांट में फ्लावर को डेवलप होने में या फ्लावरिंग लाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस फिनोमिनॉन को हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। इस फिनोमिनॉन के बारे में आप यूनिट नंबर 4 प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको समझना है कि प्लांट का रिप्रोडक्शन इज अफेक्टेड बाय फोटो पीरियड। प्लांट का जो फ्लावरिंग प्रोसेस है या कोई भी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो लाइट पे डिपेंडेंट होता है। आपको मालूम है कि कुछ एनिमल जो होते हैं सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। यस सर, तो उनको प्रॉपर लाइट की जरूरत है। अगर प्रॉपर लाइट होगी तो ही उनके बॉडी में सेक्स हार्मोन का डेवलपमेंट होगा और वो रिप्रोड्यूस करेंगे। सो इन केस ऑफ एनिमल, सीजनल ब्रीडर्स आर डिपेंडेंट अपॉन द लाइट। ब्रीडर्स का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस करना। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। तो सीजनल ब्रीडर्स रिप्रोड्यूस बाय प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर। यस सर, तो सीजन किससे बनता है, सीजन लाइट के वेरिएशंस की वजह से बनता है। और तो आप समझते जा रहे हैं कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है अपने सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड करता है, अपने सराउंडिंग के बारे में उसको पता होता है। फिजिकल कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिजिकल में चेंजेस आया, उसके केमिकल में चेंजेस आया, फिजिकल में चेंजेस आया, केमिकल में चेंजेस आया, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आए, तो वो चेंजेस को ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। यस सर, सो दुनिया का हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन बैक्टीरिया, रिस्पॉन्ड्स टू केमिकल प्रेजेंट इन दी सराउंडिंग। तो मैं इस लाइन को यहां पे लिख देता हूं, इवन बैक्टीरिया respond to chemicals in surrounding. So I think this particular part is very very clear और मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इस पार्ट को बताया। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं। लेकिन जब हम इंसान के बारे में बात करते हैं या जब हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं, यस सर, तो हम लोग कलर चेंज करते हैं। यस सर, तो जब हम इंसान के बारे में बात करते हैं या जब हम ह्यूमन के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमन में एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। यस सर, सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, देन वी मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। पॉइंट नंबर 5 हमको क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 5 बोलता है कि ह्यूमन हैव अ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन, in fact I would like to say only human have self consciousness. आपको इसको अच्छे से समझना होगा कि ये सेल्फ कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली होता क्या है। कॉन्शियसनेस अबाउट योर सेल्फ, आप अपने खुद के बारे में समझ सकते हो, खुद के कंडीशंस के बारे में समझ सकते हो। इस समय आपको कैसा लग रहा है? यस सर, क्या ये टॉपिक समझ में आ रहा है? कल का आपका क्या क्या प्लान है, आप प्लानिंग कर सकते हो, आप मार्स पे जा सकते हो, आप मून पे जा सकते हो, आप कहीं की भी प्लानिंग कर सकते हो, और कोई एनिमल प्लान नहीं कर सकता है। यस सर, सो ये आप में प्रॉपर्टी है। सो अवेयरनेस अबाउट सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। अवेयरनेस
अबाउट सेल्फ, खुद के बारे में जानकारी प्राप्त करना, आपको कैसा फील कर रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है, आपके कल के क्या प्लानिंग है, आपका फ्यूचर में क्या गोल है, आप उस गोल को कैसे अचीव करने वाले हैं, ये सारी बातें आप अपने बारे में जानते हो या आप अपने बारे में इसको प्लान कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी को हम लोग अवेयरनेस अबाउट सेल्फ बोलते हैं और ह्यूमन में ये हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है कि आप अपने बारे में पता लगा सकते हो। इज दैट क्लियर? या आपको पता लग रहा है? इज दैट क्लियर? इस प्रॉपर्टी को सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो इस दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास हमेशा कॉन्शियसनेस पाया जाता है, इसलिए हम ये बात बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नंबर पॉइंट 6, consciousness is defined property of living being। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग की, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हमको कुछ केसेस सुनने को मिलते हैं, जैसे कुछ लोग कोमा में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? कोमा में। नंबर 7 पॉइंट, कुछ लोग कोमा में पाए जाते हैं। कोमा में क्या होता है कि कोमा में उनकी जो बॉडी होती है, उनका हार्ट और लंग्स किस वजह से चलता है? बिकॉज ऑफ मशीन। सो कोमा में जो भी पेशेंट है यस सर, कोमा के जितने भी पेशेंट हैं उनका हार्ट एंड लंग्स इज नथिंग बट द मशीन। वो वेंटिलेटर पे मिलते हैं। हार्ट एंड लंग्स इज मशीन। वेंटिलेटर समझते हैं आप लोग ना? वेंटिलेटर मतलब जो लंग्स का काम करता है। यस सर। सो जो कोमा में जो पेशेंट रहते हैं उनका हार्ट और लंग्स इज नथिंग बट द मशीन ही पाया जाता है। उनका मशीन ही उनका हार्ट और लंग्स होता है। अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप होनी चाहिए कि जो लोग कोमा में हैं उनके बारे में आप क्या बोलेंगे। कुछ लोग अपने नॉर्मल लाइफ में आ पाते हैं और कुछ लोग कोमा में ही इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। अगर उनको हम पूछे कि उनके पास कोई कॉन्शियसनेस है तो आपका जवाब क्या होगा? जो भी पेशेंट कोमा में है क्या उनके पास कॉन्शियसनेस है? क्या उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है? तो इसका जवाब होगा नो। ना उनके पास कॉन्शियसनेस है ना उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है। आप उनको टच करोगे उनको पता नहीं चलेगा कि आपने उनको टच किया हुआ है। यस सर। तो उनका जो ब्रेन है वो डेड है, ब्रेन डेड की फिनोमिनॉन पाई जाती है। ब्रेन डेड, ब्रेन है वो उनका मर चुका है या ब्रेन डेड हो चुका है। तो आप इनको क्या बोलेंगे? आर दे लिविंग और आर दे आर नॉट लिविंग? तो हम इनको बोलेंगे दे आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। सो कोमा पेशेंट नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। neither living nor नॉन लिविंग। ना तो वो लिविंग है ना तो वो नॉन लिविंग है। आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई है। कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है और आई होप दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज वेरी 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 क्लियर टू यू। तो आप समझ लीजिए हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो टेम्परेचर, वाटर, सराउंडिंग, पीएच, एसिड, बेस, हर एक चीज को रिस्पॉन्ड करता है और वो रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस है और हम लोगों में, ह्यूमन में एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और कोमा के पेशेंट में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, लेकिन कॉन्शियसनेस एक डिफाइंड प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग की। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हुआ है।
अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर 6, और उस प्रॉपर्टी का नाम है इमर्जेंट प्रॉपर्टी। यस सर, वी गोना टॉक अबाउट द इमर्जेंट प्रॉपर्टी। बहुत ही ऑसम प्रॉपर्टी है, इसको समझने में आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, और प्रॉपर्टी का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। ये आपकी एनसीईआरटी का वही पैराग्राफ, एग्जैक्टली वही पैराग्राफ जहां पे कॉन्शियसनेस खत्म होता है और वहीं से ये ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ये प्रॉपर्टी चालू हो जाती है। क्या होती है ये प्रॉपर्टी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, इस प्रॉपर्टी को हम लोग इमर्जेंट प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। यस सर, we call it as a emergent property। आई होप आप अच्छे से समझते हैं प्रॉपर्टी का मतलब होता है कैरेक्टर, या प्रॉपर्टी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, और इमर्जेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कुछ उभर के बाहर आना, कुछ निकल के बाहर आना। मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल नहीं समझा होगा। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन एक्सप्लेन यू द, पहले समझते हैं और फिर मैं आपको इमर्जेंट प्रॉपर्टी अगेन एक्सप्लेन करूंगा। यस सर, सो लेट अस मूव ऑन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? अल्टीमेटली जो आपकी बॉडी होती है वो बायोमोलिक्यूल से बनी होती है। जिसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजें आपकी लाइफ को चलाते हैं। We call it as a biomolecules। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। इस बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ऑर्गेनिक चीजें भी आती हैं और इनऑर्गेनिक चीजें भी आते हैं। मतलब इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही चीजें आती हैं। जब ये बायोमोलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो ये आपके बॉडी में, आपके बॉडी के सेल का, आपके सेल के अंदर का सेल ऑर्गेनेल फॉर्म करते हैं। यस सर, अगर मैं आपको पूछूं कि सेल ऑर्गेनेल किससे बना हुआ है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी जो सेल ऑर्गेनेल रहता है वो बायोमोलिक्यूल से ही बना हुआ है। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, दे विल कंबाइन टू फॉर्म द सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल मालूम है ना आपको? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम। वेरी गुड। तो ये सेल ऑर्गेनेल फॉर्म करते हैं। आपने मेरे ख्याल से ये बचपन में पढ़ा भी होगा 9th स्टैंडर्ड में। वी कॉल इट एज ए सेल ऑर्गेनेल। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल होता है वो एग्जैक्टली क्या करता है? सेल ऑर्गेनेल हमेशा मिलके आपके बॉडी का सेल फॉर्म करते हैं। सो दे विल फॉर्म द सेल। ये सेल वही है जिसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब आपको जिंदा रहने के लिए आपके पास कम से कम एक सेल तो होना चाहिए। यस सर, यही जो सेल्स होते हैं वो आगे कंबाइन होके दे विल फॉर्म द टिश्यू। क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू। और यही टिश्यू आगे कंबाइन होके ऑर्गन फॉर्म करते हैं, और यही जो ऑर्गन होते हैं वो आगे कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। हम इसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है वो प्रॉपर्टी इतने लेवल पे पढ़ाने के बाद भी मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। तो अभी अभी आपने देखा कि कैसे ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होके आपको सेल ऑर्गेनेल फॉर्म करते हैं, और ये सेल ऑर्गेनेल कंबाइन होके सेल फॉर्म करते हैं, और ये जो सेल होता है वो कंबाइन होके टिश्यू फॉर्म करता है। बिल्कुल उसी तरीके से टिश्यू ऑर्गन बनाता है और ऑर्गन सिस्टम बनाता है। अगर मैं आपको पूछूं कि क्या टिश्यू में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उसके सेल्स में नहीं है, तो ये बोलना बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब ये होता है टिश्यू हैज अ प्रॉपर्टी, टिश्यू हैज property which is not found in its cell, which is not found in its cells।
क्या ये बात सही है? यस सर। सेल्स मिलके ही, ये जो सेल्स हैं वही मिलके टिश्यू बनाते हैं, लेकिन टिश्यू में वो प्रॉपर्टी होती है, टिश्यू की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके कंस्टिट्यूएंट सेल में नहीं पाई जाती है। यस सर, उसके कंस्टिट्यूएंट सेल में नहीं पाई जाती है। तो ये प्रॉपर्टी टिश्यू में आती कहां से है? यस सर, सवाल ये उठता है कि अगर टिश्यू में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसके सेल्स में नहीं है, तो टिश्यू को वो प्रॉपर्टी कैसे मिलती है? तो इसका जवाब देते हुए आपको समझना होगा कि जब ये जो सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स, ये जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो सेल्स के इंटरेक्शन से कुछ प्रॉपर्टी डेवलप होती है, और वो प्रॉपर्टी अब हो जाती है यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेल। यस सर। सो टिश्यू में जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो उसके कंस्टिट्यूएंट सेल्स में, या वो टिश्यू जिस सेल से बना हुआ है उसके अंदर ये नहीं पाई जाएगी। टिश्यू वो प्रॉपर्टी एक्वायर करता है बाय इंटरेक्शन विद द सेल। तो मैं यहां पे लिखता हूं टिश्यू acquire these properties tissue acquire these properties by combining, और हम बोल सकते हैं by interaction with the cells, by interactions of सेल्स के इंटरेक्शन से ये प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम इमर्जेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। इमर्जेंट प्रॉपर्टी मतलब जो कंबाइन होने से उभर के या बाहर निकलती है। टिश्यू में वो प्रॉपर्टी आती है जो उसके सेल में नजर नहीं आती है। तो सवाल ये उठ जाता है कि टिश्यू में ये प्रॉपर्टी कैसे आती है? तो ये एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी इंटरेक्शंस ऑफ सेल्स के वजह से डेवलप हो जाती है। तो इस पॉइंट को आप दूसरे हिसाब से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सेल ऑर्गेनेल फॉर्म करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में वो प्रॉपर्टी है जो बायोमोलिक्यूल्स में वो प्रॉपर्टी नहीं है। यस सर। तो ये जो प्रॉपर्टी सेल ऑर्गेनेल में आई है, नई प्रॉपर्टी, या फॉर एग्जांपल सेल के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सेल ऑर्गेनेल के अंदर बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो सेल के अंदर वो प्रॉपर्टी आई कहां से? सेल के अंदर वो प्रॉपर्टी आई बाय इंटरेक्शन ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेल विथ ईच अदर। जब सारे सेल ऑर्गेनेल मिलते हैं, प्रोटोप्लाज्म से मिलते हैं, बायोमोलिक्यूल से मिलते हैं, तब वो जाके बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल को फॉर्म करते हैं। तो ऐसा बोलना हमेशा जायज होगा कि सेल्स हैज अ प्रॉपर्टी विच इज नॉट seen in its cell organelle. They arise, ये प्रॉपर्टी आती है, ये प्रॉपर्टी डेवलप होती है जब ये सेल ऑर्गेनेल बायोमोलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं, सेल ऑर्गेनेल इंटरेक्ट करते हैं, तो सेल की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। मैं यहां पे लिखता हूं सेल हैज प्रॉपर्टी which is not seen in organelles. This property of the cell develop. These property of cell develop due to, ये किस वजह से डेवलप होती है? दिस प्रॉपर्टी डेवलप ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल विद द बायोमोलिक्यूल, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ सेल organelles with biomolecules.
तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आपको ये प्रॉपर्टी आई होप समझ में आई है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये मेरा एक हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है। ये हाथ अकेले ताली नहीं बजा सकता है, ये दूसरा हाथ भी अकेले ताली नहीं बजा सकता है, लेकिन जब ये दोनों हाथ एक साथ आते हैं तो ये जो आवाज आपको इस समय सुनाई दे रही है, ये जो आवाज है ये एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। इमर्जेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जब दो लोग इंटरेक्ट करते हैं तो एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, उसी प्रॉपर्टी को हम इमर्जेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हमको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये बात अच्छे से समझ में आ जाता है कि इमर्जेंट प्रॉपर्टी डेवलप होती है एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज होने की वजह से। जब बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज होंगे तो ऑर्गेनेल बनेंगे, जब ऑर्गेनेल ऑर्गेनाइज होंगे तो सेल बनेगा, और जब सेल्स ऑर्गेनाइज होंगे तो टिश्यू, और बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी है वो डेवलप होती है। इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। देयरफॉर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म is self-replicating, self-evolving, self-replicating, self-evolving, self-evolving, self-regulating, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम है। इंटरैक्टिव सिस्टम, इंटरैक्टिव सिस्टम है जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है, विच रिस्पॉन्ड टू external stimuli. I think this particular, ये एक फाइनल कंक्लूजन पॉइंट है। ऑर्गेनिज्म एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब वो खुद को डुप्लीकेट कर सकता है, खुद का कॉपी बना सकता है। सेल्फ इवॉल्विंग, वो खुद को इवॉल्व कर सकता है, जैसे कोरोना वायरस ने नया स्ट्रेन बनाया खुद को इवॉल्व करके। यस सर। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व कर सकता है, वो अपने आप को रेगुलेट कर सकता है। हम जैसे अपना बॉडी टेम्परेचर पीएच मेंटेन कर सकते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी अपने बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है। और ये एक इंटरैक्टिव सिस्टम है, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट कर सकता है और रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल में जो भी स्टिमुलस है, स्टिमुलस का मतलब जो भी चेंजेस आते हैं टेम्परेचर में, पीएच में, सराउंडिंग में, लाइट में, और उस चेंजेस को ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर सकता है। सो आई थिंक पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी क्लियर। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं प्रॉपर्टी नंबर, लास्ट प्रॉपर्टी का नाम है डेथ, और ये हम लोगों के सिस्टम का, इस पर्टिकुलर टॉपिक का लास्ट प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डेथ। जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है, अपने फिजिकल ग्रोथ को डेवलप करता है, फिर वो रिप्रोड्यूस करता है, और पोस्ट रिप्रोडक्शन धीरे धीरे ऐसा होता है कि आपके बॉडी की सारी लाइफ एक्टिविटीज बंद होना चालू होती हैं, चाहे वो किडनी का फिल्ट्रेशन हो, हार्ट का सर्कुलेशन हो, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो। जब ये सारी एक्टिविटी धीरे धीरे स्लो डाउन होते जाती हैं, फिर एक ऐसा वक्त आता है आपके बॉडी की लाइफ एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती है, और इसी कंडीशन को हम डेथ कहते हैं। सो डेथ इज द स्टॉपेज ऑफ ऑल लाइफ एक्टिविटीज। Death is a stoppage of all life activities. तो I think this particular point is very very clear to you. So अगर मैं आपको पूछूं कि डेथ में एग्जैक्टली होता क्या है, तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू डेथ में इंक्रीज इन एंट्रोपी होता है।
there is a increase in इंट्रोपी। अब आपको ये अच्छे से समझना होगा कि ये इंट्रोपी एग्जैक्टली में होता क्या है। इंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस। यस सर, इंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस। यस सर, ऑर्डर मतलब सब लोग रेगुलेट हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ, सब लोग लाइन से आ जाओ। इस प्रोसेस को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। लेकिन अगर आपके बॉडी के लाइफ की एक्टिविटीज में, आपके लाइफ में, ऑर्गेनिज्म के लाइफ में अगर डिसऑर्डरनेस ज्यादा बढ़ गया है, मतलब आप इंट्रोपी की तरफ जा रहे हो, और जब डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी लाइफ की एक्टिविटीज, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, लोकोमोशन, ये सब बंद पड़ जाता है और फिर हम डेथ की तरफ जाते हैं। सो डेथ किस रीजंस की वजह से हो जाता है? डेथ अकर। सो डेथ किस किस वजह से हो सकता है? डेथ कैन अकर बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो सकता है, एजिंग की वजह से डेथ हो सकता है, डिजीज की वजह से डेथ हो सकता है, एंड प्रीडेशन की वजह से भी डेथ हो सकता है। आपको टाइगर आया और आपको खा गया, यस सर, किसी ने आपको मार दिया, तो इसको बोलते हैं प्रीडेशन। यस सर, टाइगर आया, आपको मारा और आपको मार के खा गया, तो इसको हम लोग प्रीडेशन बोलते हैं। प्रीडेशन से आप मर सकते हो, मर सकते हो। डिजीज से आप मर सकते हो, मर सकते हो। एजिंग की वजह से भी क्या हम मर सकते हैं? यस। एक्सीडेंट की वजह से भी क्या कोई मर सकता है? एब्सोल्युटली यस, कोई भी एक्सीडेंट की वजह से भी मर सकता है। तो क्या दुनिया में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो कभी नहीं मरता? ऐसा कुछ है क्या? यस, एक ऑर्गेनिज्म है, जरा मैं लिखता हूं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। वाओ, सरप्राइज। यस सर, सो देयर इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोस्टली बैक्टीरिया, अमीबा, यस बैक्टीरिया, अमीबा, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस लिविंग यूनिवर्स में पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है अपनी जिंदगी में? ये कभी भी डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक अमीबा है, यस एक अमीबा है, और इसको ऐसा लगता है कि इसके जान को धोखा है, ये मरने वाला है, तो ये क्या करता है? ये अपनी बॉडी को दो अमीबा में डिवाइड कर देता है। तो क्या ये अमीबा इन दोनों के फॉर्म में आज भी जिंदा है? तो ऐसा बोलना बिल्कुल सही होगा। ये अमीबा मरा नहीं, आज भी ये दोनों के अंदर जिंदा है। अगर ये मर गया होता तो ये दोनों कैसे आते बच्चों? नहीं आते। क्या ये भी डिवाइड हो सकता है? यस, तो ये भी बिल्कुल सही होगा कि ये दोनों भी डिवाइड हो सकते हैं। यस सर, सो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है इसका कभी भी इसका कभी भी नेचुरल डेथ नहीं होता है, एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है। सपोज इस अमीबा को मैंने निकाला इधर से, और एक गरम जो एसिड होता है जिसका पीएच 2 है, हाईली एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने इसको डाल दिया, तो ये मरेगा कि जिंदा रहेगा? मर जाएगा। तो क्या इसका डेथ ये नेचुरल डेथ होगा या आर्टिफिशियल डेथ होगा? ऑब्वियसली ये डेथ मेरी वजह से है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर तो ये एक आर्टिफिशियल डेथ होगा। तो ऐसा बोला जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे बैक्टीरिया एंड अमीबा, इनके बॉडी में नेचुरल डेथ इज नॉट सीन। नेचुरली they do not die या बाय, ये कभी नहीं करते। इसलिए हम बोलते हैं all these organisms are immortal. These organisms are immortal. ये immortal है, अमर है, ये कभी मरते नहीं, ये अमर है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।
I think this particular point is very clear. So unicellular organism, bacteria, amoeba, naturally they do not die. Organisms are immortal, absolutely immortal है, कभी मरता नहीं. Yes, but artificial death इसके अंदर possible है. So that is the last property. I hope this last property is also very clear to you. Emergent properties भी आपको clear है. मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ाया था, रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, ग्रोथ पढ़ाया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था. आई होप आपको कॉन्शियसनेस भी आपको समझ में आया. इन केस आपको कोई कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं. आई होप आप लेक्चर नोट्स लिखेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे. जय हिंद.